अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। हवा की बेटी एक बार फिर दरिंदे के शिकंजे में। इंसानियत शर्मिंदा है इस घिनौने अमल से। एक वक्त था, मुझे याद आ गया माजी, जब कसूर में जैनब के साथ ये वाकया पेश आया था। मैं बात कर रहा हूं, जैनब वो हमारी बेटी थी जिसको नन्ही कली, जिसको ज्यादती करने के वक्त कत्ल कर दिया गया था। और ये कई साल कबल की बात है। और मुझे याद है, मैं एक और निजी टीवी चैनल में काम करता था, वहां से मैंने अपने प्रोग्राम में बड़ी उसकी आवाज उठाई उसके लिए। और तब तक मैं खामोश नहीं रहा जब तक उसके कातिल को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। मुझे नहीं पता था कि कराची में एक बार फिर से ये वाकया रोनुमा हो जाएगा। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया में, और ये काफी बड़ा एरिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं एंटर हुआ तो मैं सोच रहा था शायद कोई वहां पे घर कम होंगे जो ये वाकया वहां पे पेश आ गया, लेकिन यहाँ पे लाइन से घर बने हुए और लोगों की चहलकदमी है। लेकिन जो हमारे जो दीगर इदारे हैं, हमारे हुकामे वाला है, वो कि खामोश बैठे में। कितने वाकयात हो गए जैनब के बाद। मैं वाकई सही बता रहा हूं, मैं ये सोच रहा था कि जैनब के बाद शायद जब उसको सूली पे लटकाया गया इमरान नामी कातिल को, और वो जो मुजरिम था कसूर में, उसके बाद मामला थम से जाएंगे। लेकिन डे बाय डे अगर बात की जाए, ये मामला ये रोनुमा होते जा रहे हैं। और आज भी अगर बात की जाए कराची जैसे शहर में, मैंने माजी में कराची में बेशुमार ऐसे प्रोग्राम्स किए, और जब भी ऐसा प्रोग्राम मैं करता हूं ना, यकीन करेंगे बड़े बोझल दिल के साथ मैं कर रहा होता हूं अपनी बेटियों के लिए। और बेटी तो वैसे ही रहमत होती है। और अगर बात की जाए, उस बाप से पूछा जाएगा वो बाप किस हाल में होगा। आप ये सोचें, जब रहमत घर में आ जाती है, वो बाप कितना खुश होता है। यह है वो शख्स, वो वैशी दरिंदा जिसने हमारी इस बेटी को भेड़ चढ़ाया। आइए उनके घर के अंदर जा रहा हूं, उनसे पूछूंगा हुआ क्या था, मामला क्या। वो बच्ची आमना, जो खुद एक फूल थी, 3 साल का फूल, उसके तो अभी खेलने कूदने के दिन थे। आप यकीन माने कि आज बड़े बोझल दिल के साथ मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। और जब जब मैं इस किस्म के प्रोग्राम्स करता हूं, स्पेशली अपनी बेटियों के लिए, जिनके साथ इस तरह का अमल करके उनको मार दिया जाता है, कि शायद हुकामे बाला जाग जाए, शायद कोई ऐसा एक्ट बन जाए, ऐसे लोगों को सूली पे लटकाया जाए, बीच चौराहे पे लटकाया जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए। मैं तो ऐसे बंदे को यही कहूंगा, वो कौन फिरौन सिर्फ इंसान था जिसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया, उसको बिल्कुल एहसास नहीं आया। 3 साल की बच्ची, वो रो रही होगी, उसकी सिसकियां, वो वक्त, वो लम्हा, वो कैसा होगा। उस वक्त तो अर्श भी हिल गया होगा, ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। मामू जी, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके इन आंसू में छुपा बहुत कुछ है। हम भी अंदर से बोझल हैं। और यकीन करें कि आमना आपकी बेटी नहीं, आमना मेरी बेटी, इस कौम की बेटी थी। और पहले तो प्लीज आप रोए नहीं, बिल्कुल। ये लम्हा ऐसा है कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त करना होगा। मेरी प्लीज 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 ये दोनों हाथ जोड़ के हुकूमत पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है, देखें इन आंसुओं को। ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे ये सारा मामला हाईलाइट करने आए हैं। आमना तो अभी 3 साल की थी। सब 6 बहन भाइयों में सबसे प्यारी थी। सुबह सवेरे से तकरीबन ये 7:10 का वाक़या है जब ये घर से बाहर आई है। तकरीबन 10-15 मिनट बाद उसकी वालदा को एहसास हो गया कि हमने तो शायद घर से बाहर है। तो वो खुद पहले बाहर निकली है घर से, फिर अपनी बेटियां भी साथ लेके, फिर चाचुओं को खबर की है उसने। तकरीबन 7:35 तक, ये 25-30 मिनट तक ये ढूंढते रहे ना। और इस दरिंदे से आमना की वालदा ने 2 मरतबा पूछा इसी से कि मेरी जो बेटी है वो नहीं मिल रही, क्या आपने देखी है? तो इसका जवाब नफी में था। और ये रिक्शा स्टार्ट करने पे लगा हुआ था। और कुदरत का निज़ाम देखिए कि वो शायद वो लाश बोरी में डाल के ना, रिक्शे में डाल के कहीं और लेके जा रहा था। या तो यहाँ पे करीब से हमारे आप
कि कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ से नाला गुजर रहा है, ये शायद रिक्शे में डाल के इसी नाले में फेंकना चाह रहा था। तो रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ? रिक्शा स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे थे आमना को, तो ये डर गया, सहम गया, ये घर के अंदर गया। इसने जो सीसीटीवी कैमरास का आपने रिकॉर्डिंग चेक किया, उसके मुताबिक वो त्रोड़े में डाल के ना लाश को यहाँ से बिल्कुल आप जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे वो जगह, 30-40-50 मीटर पे है वो जगह, बंद छोटी सी गली जा रही है उस पे गटर के साथ। उसने देखिए ना, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि उसको शर्मिंदा होना था, उसको इंशाल्लाह पकड़ में आएगा तो सही, लेकिन सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पकड़ा गया? जी और भी शवाहिद है पुलिस ने जो इकट्ठे किए हैं, और भी शवाहिद? यस, जो उसके घर से कलेक्ट हुए हैं। जिसको मारा क्या गर्दन दबाई इस बच्ची की? नहीं, दुपट्टा डाल के उस जालिम इंसान ने 3-4 गांड दी है, और उसी वो दुपट्टा स्टिल मौजूद था जब वो यहाँ पे पड़ी थी ना। बोरिस बंद उसकी लाश लेकर आया, वहाँ पे फेंका है, स्टिल वो दुपट्टा उसके गले में था, हमने खुद खोला है। पिछली गली से गया है वो भी सीसीटीवी की मदद से, और वापसी पे आमना की वालिदा ने खुद देखा है कि वो त्रोड़ा उसके हाथ में था, फोल्ड किया हुआ, वही वाला जिसमें आमना थी। ये शायद यहाँ पे डर गया है, लोग थे, सहम गया है, अंदर गया गली में, क्योंकि नैरो सी गली है, कोई उसने मौका देखा कि कोई नहीं है, बस फेंक के वापसी आ गया उसे घर के अंदर। फिर जब शक गुजरी है तो ये खुद छुप गया था, पंजाब अड्डे से पकड़ा गया। अच्छा, यहाँ पे इसका जो घर दिखाया अभी हमने, अंदर का कौन रहता है? अकेला रहता था ये। उसकी फैमिली कहाँ थी? भाई है मेरे ख्याल है 5-6 बहन भाई। शादीशुदा था? हाँ शादीशुदा नहीं, 2 शादियां उसने की थी। बच्चे कोई नहीं है उसके। अच्छा, औलाद की 2 बीवी हैं? यस। और वो पंजाब में रहते हैं? नहीं, बीवी मेरे ख्याल है एक फोत हुई थी और एक से नाराजगी, पता नहीं क्या चल रहा था, ये इतना है नहीं पता इस बारे में। अच्छा खासा बड़ा इंसान है, मैंने देखा है, बड़ी उम्र का बंदा है। 40-45 साल उसकी उम्र है, और 3 साल की आमना थी। अब आप देख ले, मैं तो कहता हूँ ना, मेरी यही अपील है कि जो इंसाफ है ना वही किया जाए, क्योंकि मुआशरे ने अगर सुधरना है ना, he should have been made an example, उसको मिसाल बनाना चाहिए ना। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे ना, ये मामलात नहीं सुधरेंगे। और आमना नाम, कितना खूबसूरत नाम आपके सामने ही, और आमना बीबी, मैं वही कहना वाला था, वो इतनी प्यारी बच्ची, इतनी क्यूट बच्ची, मुस्कुराना, खेलना। मैं यकीन करें नाज़रीन, अभी मैं वो वक्त याद कर रहा हूँ, वो जब उसने ये अमल उसके साथ किया होगा, और जब उसके साथ वो सब उसको तकलीफ दे रहा होगा, वो वक्त कैसा होगा नाज़रीन। आप ये सोचें कि मैं बस यही कह रहा हूँ कि खुदारा के कोई सख्त एक्ट होना चाहिए, सख्त एक्ट होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये एक्ट क्यों नहीं बनता? वेस्टर्न कंट्रीज में चले हैं, सदर्न कंट्रीज में चले हैं, आप देख लें वहां पे किस तरह उनका एक्ट है। वहां पे अगर आप किसी को मुसलसल देख रहे हैं ना, तो आगे से वो पता क्या कहते हैं, वाई यू स्टेयरिंग एट मी, और वो एक्ट पास है उनके पास, वो वहां से कोर्ट से लेटर भी भिजवा सकते हैं। सिर्फ किस चीज पे? आप ताड़ क्यों रहे? वाई नॉट इन पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? ये सारे मामला क्यों नहीं होते? और इतनी हवस इंसान, क्या इतना भी फिरौन सिफत इंसान बन सकता है कि उसको ये नहीं पता कि सामने, मेरे सामने फूल मौजूद है? 3 साल, जस्ट थिंक अबाउट इट यार, 3 साल क्या होते हैं? अभी तो उसने आंख ही खोली थी, अभी तो उसने खिलौनों से खेलना शुरू किया था, अभी तो उसको खिलौनों से खेलना भी नहीं आया था सही से, कि उसके साथ इतना बड़ा फेल कर दिया गया। सख्त सजा बनती है, सख्त। आए चलते मेरे ख्याल से वहां पे, और आपको दिखाता हूं जहां पे हमारी बेटी जो आमना है, आमना को जो है वो बोरी में फेंक दिया गया। मैं जरा एक बार दिखाऊं, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूं, ये नाला दिखाएगा जरा। मुझे मामू ने बताया पहले रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसका ये था कि इस नाले के अंदर इस लाश को फेंक दिया जाए, किसी को पता ना चले कि जो लाश है वो कहां पर है। लेकिन कोई अच्छा अमल था
कोई अच्छी बात थी कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज, वहां पे कैमरास नस्ब थे, उन कैमरास की मदद से पता चल गया कि लाश इसके अंदर नहीं फेंकी। शायद वो ढूंढते ही रहते, नाला पता नहीं कितना गहरा है, पता ही नहीं चलता आमना की लाश है कहां। चलो एक ठंडक तो पहुंची माँ को, बाप को, मामू को, घर वालों को, एटलीस्ट उसको दफना तो सके, एटलीस्ट उसकी डेड बॉडी से मिल सकी, एटलीस्ट उसका जिस्म तो मिल सका। आपको दिखाता हूं उस गली के अंदर जहां पे बोरी के अंदर आमना की लाश को फेंका। ये है वो बदनसीब जगह जहां पे हमारी प्यारी बेटी आमना को मारकर फेंक दिया गया। और अभी मुझे मामू से पता चला, जब मैंने सुना तो यकीन करें कि एकदम से चुप हो जाना ना, मैं वैसा हो गया। मुझे बताया कि जो आमना के वालिद साहब है वो उम्रा करने गए में, बाप उम्रा करने गया वह अल्लाह के घर, और बाप को पता ही नहीं कि पीछे से बेटी के साथ क्या अमल हो गया। क्या कहेंगे, हम उस जगह पर मौजूद हैं और वो जगह जहां पे आमना को मार कर फेंक दिया गया। मामू जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो सबसे पहले आपको स्टोरी बता दी है कि ये वो बदनसीब जगह है जहाँ पे हमारी फूल जैसी जो बेटी थी आमना, वो उस बख्त इंसान ने वहाँ पे फेंक के यहाँ से गया है खाली हाथ। और आप यकीन करें कि उस वक्त हालत क्या थी घर वालों की, जब स्टिल उसके गले में वो जो कपड़ा था ना वो बंधा हुआ था। दौड़ दौड़ के गए हैं हॉस्पिटल तसल्ली के लिए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और उस दर्द की वजह से जो फीलिंग्स है उसकी थी, और जो वो कैमरे के सामने मैं नहीं बयान कर सकता उसके साथ कितना जुल्म हुआ, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास। बिल्कुल मुझे एहसास है सर, एहसास है, हम भी ये काम करते हुए हैं माजी में। हम यही कहना चाह रहे हैं कि चाचू भी उसके एडवोकेट के है, वकील है हाई कोर्ट के कराची में, और वालिद साहब भी एडवोकेट है। हमारा तलक जो है ना बेसिकली कबाइल से है। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। कर सकते हैं, अपील है हमारी, जो कोर्ट्स बनी हुई है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, सिंध हाई कोर्ट है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो है कि इंसाफ होगा। उसको, ये जो दरिंदा इंसान है ना, अगर इसको एग्जाम्पल बनाया जाए ना बीच चौराहे पे, ताकि लोग उसको देख के ना तकरीबन 20-30 साल तो आराम हो। सर ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो बीच चौराहे पे सूली पे लटकाए जाए आवाम के सामने। हमें तो अफसोस होता था जब हम खबरों में सुनते थे, अखबारात में देखते थे 6 साल, 7 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। हमारी आमना तो शी वॉज ओनली 3 years of age। कितनी बहनें ये आमना? ये 3 भाई है और 3 बहनें। और ये सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी, 3 साल की थी। अभी भी उससे अल्फाज सही नहीं अदा हो रहे थे। देख ले कि वो सिर्फ पापा, मामा या रोटी यही पुकारती थी, बाकी तो सारी चीज़ बस बंदा इशारे से ही समझता था। 3 साल की बच्ची को क्या पता होता है। फुटपाथ पे बैठी थी, सुबह सवेरे आ गई थी बाहर, इस बदबख्त इंसान ने बुलाया है। ये तो सारे मोहल्ले वाले उससे प्यार करते थे, इतनी प्यारी सी मासूम फूल जैसी बेटी थी हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस कातिल से आप नसीर से मिले, जाहिर है जो आपका गुस्सा मैं देख रहा हूं इस टाइम, जो एग्रेशन आपका मैं देख रहा हूं, क्या आपने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया? उसका जवाब था ना कि मैं दरिंदा बन गया था। अब काश कानून कहे कि हम दरिंदे बन गए तेरे लिए। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, 3 साल, 3 साल हमारे हुक्कामा वाला सोचे ना, 3 साल कुछ भी नहीं होते यार, कुछ भी नहीं होते। मैं तो कांप सा गया खुदा की कसम जब मुझे प्रोड्यूसर ने बताया अमजद भाई 3 साल की वो बेटी थी।
और मुझे अभी पता चला, जब मैं अभी बिल्कुल जस्ट पहुंचा हूं, मैंने कहा होगी 8-10 साल की बच्ची होगी। 3 साल सुन के तो मैं भी हिल सा गया। नन्ही कली फूल। मेरी तो ख्वाहिश है इस वहशी दरिंदे से मिलूं, और काश सहाफत में कोई ऐसा उसूल होता ना, कोई ऐसा उसूल होता, हमें भी परमिशन होती कानून की तरफ से, हमें भी इजाजत होती, हमारे कोई ऐसा ना, कोई कहते ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सहाफत में होता, तो शायद मैं भी नहीं छोड़ता इस शख्स को। और यकीनन जो जो लोग इस टाइम प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो बहनों बेटियों वाले, आप लोग कैमरे के उस पार, मुझे पूरा यकीन है आप तड़प रहे होंगे आज का प्रोग्राम देखकर। आपको दिखाई वो जगह भी जहाँ पे हमारी प्यारी बेटी आमना की जो लाश जो बरामद हुई है। अभी हम जा रहे हैं प्यारी बेटी आमना के घर के अंदर, और वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्यारी बेटी आमना के घर के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन हम सब बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आमना के मामू भी मौजूद हैं, ताया भी मौजूद हैं, चचा भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आमना की कमी महसूस हो रही है। 3 साल, मैं बार बार 3 साल क्यों कह रहा हूँ, फूल 3 साल की भी पूरी नहीं, 3 साल की भी पूरी नहीं थी, नन्ही कली। मैं ये सोच रहा हूँ कि काश जब वो ये अमल करने जा रहा था, खुदा ये जो कातिल है ना नसीर, इसकी जान उस टाइम निकाल लेता। लेकिन खुदा की पकड़ से तो दूर नहीं है वो, अल्लाह ने तो नहीं छोड़ना, ये बात तो हकीकत है। और हमारे पाकिस्तान में ये माजी में भी होता हुआ है कि इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता तो हूँ हमेशा, हम लोग रहते तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, लेकिन काश अभी ऑफ द कैमरा अभी हम लोग यही बैठ के बात कर रहे थे, अगर एक को भी बीच चौराहे पे सूली पे लटका दिया जाए ना, मैं कहता हूं कि ये जो लोग इस तरह का अमल करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं, उनकी रूह काम जाए, वो कभी भी ना करें, वो कभी भी ना करें। मैंने माजी में भी बेशुमार प्रोग्राम किए, जेल से भी किए, सजाए मौत जहां से होती है, मैंने वो भी आपको फांसी गार्ड दिखाया। मैं वहां पे जब खड़ा हुआ ना, तो मैं जब वहां जाकर देखी जगह वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है, फांसी किस तरह दी जाती है, मुझे उस टाइम जाके ना मेरी रूह काम गई वो देखने से, वहां प्रोग्राम करने से। आप ये सोचें, जब इबरत देना किसी को बीच चौराहे पे, मैंने तो देखा खाली कि फांसी कैसे दी जाती है, वो पूरा फांसी गार्ड दिखाया, उधर मेरी जान लरसती गई, मेरी रूह लरसती गई। तो आप ये सोचें, जब वहां पर इबरत का निशाना बनाया जाए चौराहे पे, बीच चौराहे पे, हर बंदे की रूह काम जाएगी। और ये करना होगा। मैं कितनी बेटियों का आवाज उठाऊं, ज़ैनब से लेके ज़ैनब को इस दुनिया से गए कई साल गुजर गए, उसके बाद से लेकर अगर आज का रेशियो आप देखें, रेशियो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। बहुत से लोग तो चुप हो जाते हैं कि नहीं यार घर की बात घर में ही रहे, लेकिन जो लोग कैमरे के सामने आके बात करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, ताकि आपकी आवाज़ तो पहुँचे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक अलमी है, हक मांगने से मिलता है। जब तक अपना हक नहीं मांगेंगे ना, हमारे इदारे नहीं जागेंगे, इनको झंझोड़ना पड़ता है कि हमें हक दो। और आज अगर बात की जाए, जिस तरह मैं जहाँ पे आमना को फेंका, मैं वहाँ पे खड़े होकर भी यही बात कर रहा था कि आमना मुंतज़िर है, आमना उस दिन का इंतज़ार कर रही है जिस दिन कलम तोड़ी जाए, जिस दिन बोला जाए इसको फांसी पे लटकाया जाए बीच चौराहे पे, वो इंतजार कर रही है। आइए आमना के यहाँ पे एक दीगर यहाँ पे घर वाले मौजूद हैं, चचा मौजूद है, ताया मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? और मुझे तो यकीन करे ये सवाल करते हुए मुझे शर्मिंदगी से महसूस हो रही है कि मैं क्या आप लोगों से पूछूं, आप लोग तो खुद इस टाइम मर गए, बिल्कुल टूट गए हैं आप लोग। अभी मामू रो रहे थे बाहर खड़े होके, यकीन करें कि आई एम स्पीचलेस। क्या कहना चाहेंगे जनाब?
क्या कह सकते हैं, जुल्म की इंतहा हुई है। यहाँ हमारे मुल्क में कहने को तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कानून किसकी चलती है आपको तो पता है, अंग्रेज़ों का कानून है, ठीक है। इस्लामिक कवानीन में ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है आपको पता है, सही क्या सज़ा है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उस पर इम्प्लीमेंट होता तो ये नहीं होता। ज़ैनब के केस में, तो हर दूसरा बंदा जो है ना याद करता कि ज़ैनब के केस के साथ जो बंदा था, जो भी मुझे नाम याद नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। आपने भी सुना है कि फांसी उसको हो गई है। आपने देखा है उसको फांसी होते हुए? नहीं, मैं नहीं उसकी लाश को देखा है? देखा। ये कानून है। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगते हैं और इंसाफ की तवक्को रखते हैं, वरना हमारे अपने कबायली रवायात भी है। आपका अपना एक वो है तरीक़ेकार है आप लोगों का, बिल्कुल हम जानते हैं। हम कानून पे यकीन रखते हैं। बच्ची के वालिद एडवोकेट हैं, चचा एडवोकेट हैं, अल्लाह के घर मौजूद है। ठीक है, और वो अल्लाह के घर में मौजूद है। जब वो आएंगे तो सोचें उसकी क्या हालत होगी। सही बात है, अब बिल्कुल सही बात है। 3 दिन पहले यहाँ पर बैठे हुए थे साथ में रात में, 3 दिन पहले, उसकी मौत के 3 दिन पहले अंदर बेच रहे थे। मैंने कहा नहीं कर, ये बेटियां जो है ना बाप की दुम होती है, बाप के पीछे चुपके हुए होते हैं, बाप से नहीं हटते। मैंने कहा घर तो बेच दोगे? मैंने कहा सोएगी नहीं। रात का टाइम था, 10 के बाद का टाइम था। थोड़ा सा आगे हुआ, पीछे लेट गई, विदिन 5 मिनट्स वो सो गई। क्योंकि बाप के करीब थी, टच थी बाप के साथ। भाई उसका बड़ा गोद में लेकर गया 3 दिन पहले यार। और तीसरे दिन आपके सामने ये हम ये चाहते हैं, ये जिसने ये हरकत की है उसको तो पकड़ तो लिया, लेकिन इसके पीछे कौन है, किसके कहने पे किया, किसका सपोर्ट है इसको। जी नाज़रीन, बच्ची के चचा भी मेरे साथ मौजूद हैं और ताया से भी बात करूंगा, लेकिन पहले चचा से कर लूँ। ये खुद भी एडवोकेट हैं, बच्ची के जो वालिद साहब हैं आमना के, वो भी एडवोकेट, और जो चचा हैं वो भी एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद वकील हैं, आप खुद इस केस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और क्या अभी तक किया आपने? सर हमारे पास तो जो जैसी इतला आई थी सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के दरमियान बच्ची की डेड बॉडी जैसी मिली थी, फिर हम इसको करीबी प्राइवेट अस्पताल पर लेके गए। फिर भाई वगैरह वहाँ पहुँचे तो मैं फिर थाने गया था, मैंने वहाँ पर रिपोर्ट की। वहाँ से पुलिस की टीम आई तो ज़रा बच्ची की डेथ डिक्लेयर हो गई थी। वहाँ पे डेथ ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे को शक शुबा था कि यार कोई बच्ची बच जाए तो। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम चले गए थे अब्बासी में MLO कराने के लिए, तो वहाँ से भी टीम वहाँ थाने की आ गई थी वहाँ पे ना। फिर MLO के लिए ज़ाहिर पोस्टमार्टम के लिए वो डॉक्टर साहब लेडी डॉक्टर थी ML, तो WMLO की ज़ाहिर उसकी ज़रूरत होती है, उनको फिर ऑन बोर्ड लिया। वो आई वहाँ पे, उन्होंने फिर ज़ाहिर कार्रवाई की है, फिर पोस्टमार्टम हुआ, ज़ाहिर सारा मेडिकल जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की उन्होंने वहाँ पे। फिर उसके बाद जनाब मैंने फिर 154 का स्टेटमेंट भी दिया। मेरे स्टेटमेंट पे जनाब FIR दर्ज हुई और FIR में मेरी मुदियत में दर्ज की है मैंने। तो आगे कार्रवाई है, फिर ज़ाहिर है फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन है, साइड इंस्पेक्शन भी करा दिया। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, कोई IO से रब्ता हुआ कि उसमें क्या है? ज्यादती का तो है उसमें। ओके, अच्छा आ गया है, अटेम्प्ट आ गया है? अटेम्प्ट आया है, लेकिन मेरे पास अभी तक मेरे ज़ाहिर सामने वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ले नहीं सका। रश इतना ज़्यादा था कोर्ट में, तो मुलाकात नहीं हो सकी IO साहब से, क्योंकि वो अंदर खुद भी ज़ाहिर है वो पेश कराना था, उनकी भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट में, बिफोर द कोर्ट पेश करना था। तो इस वजह से ज़ाहिर है मैं उसको रीड नहीं कर सका हूँ, अभी तक मेरे सामने आई नहीं है वो चीज़। चले बच्ची के ताए से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जो ताया होते हैं ना बाप के बराबर होते हैं, और अभी ऑफ द कैमरा जब मेरी इनसे बात हो रही थी, जिस तरह मामू आंखें नम थी, ताया की भी आंखें नम थी। ज़ाहिर है इनकी बेटी, और जो भाई की बेटी होती है अपनी बेटी होती है, पूरी फैमिली गम से निढाल है, यकीन माने। और
घर में बेशक बहुत सारे माशाल्लाह भाइयों के सबके बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे का जो होता है ना इंडिविजुअली अहम किरदार होता है, हर बच्चे से एक अलग मोहब्बत होती है। और जो आमना थी ना, सबसे छोटी थी घर में बहन भाइयों में, और उसका एक अलग माँ बाप से प्यार चाहा। अब ये सोचें कि मैं ये एक बात सोच रहा था अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था, उस माँ को कैसे चैन मिलेगा जब उसको अपनी सामने आमना नजर नहीं आएगी? उस माँ को कैसे नींद आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो दिन रात, अभी मुझे बता रहे थे मामू भी, वो रो रो के परेशान हुई है। और ये सोचे कि माँ 9 माह पेट में रखती है, कोख से जन्म देती है, तकलीफ सहती है, मुश्किल सहती है, बच्चा दुनिया में आता है, उसके बाद उसकी परवरिश स्टार्ट हो जाती है। 3 साल गुजरे, 3 साल होने वाले थे, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। अभी इसकी सालगिरह मनानी थी माँ ने, अभी इसकी सालगिरह मनानी थी घर वालों ने, बाप ने, सब ने। अब ये सोचें कि माँ कैसे भूलेगी, बाप कैसे भूलेगा? बेशक 6 बच्चे हैं, आमना का की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ डेली उसको तैयार करती होगी, डेली उसके कपड़े देखती होगी, अब कि आज इसको ये कपड़े पहनाऊं, आज इसको ये खाना खिलाऊं। नहीं चैन आएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे, ये भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन माँ और बाप वो मसरूफ भी हो जाएंगे, लेकिन उनको याद आएगी, याद आएगी उनको कि हर लम्हा हर घड़ी जिंदगी भर का उनको गम मिल गया, जिंदगी भर का। ये गम कोई नहीं भर सकता, ये माँ ही जान सकती है, बाप ही जान सकता है। ताई जी क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या मैसेज देंगे हुकूमत पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान? बस जब हम लोगों को पता चला ना 7:40 मुझे पता चला कि मेरी भाभी ने आवाज़ लगी कि आमना को किसी ने मारा है। बाकी आगे बाहर देखा मेरे भाई की गोद में थी। भाई को मैंने थप्पड़ मारा कि किसने जुल्म किया, कौन है ये? और मैंने बच्ची को उठाया कि इधर से। भला किसी ने पांदा लगा इसको मार दिया। बस एक क़यामत का नज़ारा था वो जो हमारे ऊपर गुजरा। बस ये है कि भाई ने सब कुछ आपको बताया कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और ताय से इबरतनाक सज़ा देना चाहिए कि आइंदा के लिए किसी के बच्चे की तरफ कोई देखे भी नहीं। मेरे जिस्म बदन में कसम कोई ताकत नहीं कि मैं और बात कर सकूं। बिल्कुल ताकत कैसे रहेगी जनाब, कैसे रहेगी? आप ये सोचें कि मैं यहाँ पर आया और मैंने जिस तरह पहले कहा कि माजी में जब जब इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं बहुत मुश्किल काम होता है, लफ्ज़ों का चुनाव करना, गुस्सा भी आ रहा होता है, अल्फाज भी गलत ना निकले, और लेकिन अपनी बात भी कहनी है। और बस अभी हम लोग थाने जा रहे हैं और वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, आईयू साहब से रिपोर्ट की बात करेंगे। बस एक ही बात दोबारा कहूँगा, रिपीट करूँगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से प्लीज़ नज़रसानी करें और उम्मीद करते हैं जिस तरह अभी ये इन्होंने कहा कि इनका कबीले का निज़ाम है, इनका अपने कानून इनके बनाए हुए हैं, ये चाहते बहुत कुछ कर सकते थे मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ छोड़ दिया कानून पे। जो इख्तिदार में मौजूद हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जज साहब अनाउंस करें, कलम तोड़ें और कहें सजाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन सरेआम होगा तो ये मामला थमेंगे। आज तो ये बात मैं भी कह रहा हूं क्योंकि माजी में 26वां 27वां प्रोग्राम कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ में। 10 साल के अरसे में जिस चैनल में जाता हूं मैं 5, 6, 8, 10 स्टोरीज मैंने कवर अप की हुई हैं। कितनी मैं अपनी बेटियों की इस तरह की आवाज़ हमेशा मैं
बनूंगा। मैं तो ये सोचता हूं कि यार ये जाऊंगा, मैं क्या बात करूंगा, घर वालों से क्या पूछूंगा। ज़ैनब से लेके आज आमना तक की बात की जाए, एक ज़ैनब को चले अभी जो एक भाई थे उन्होंने कहा कि आपने तो नहीं देखो उस कातिल को सजा दी या नहीं दी, लेकिन चले दी भी सही उसको, लेकिन उसके बाद कितने को दी? आज भी केसेस वगैरह पेंडिंग में, कुछ पता नहीं है। कराची जैसे शहर में भी इतने सारे केसेस रोनुमा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? और मेरी स्पेशली दरख्वास्त है ह्यूमन राइट्स के इदारों से नज़रसानी करें, और इतनी बड़ी सतह पे, इतने बड़े लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को चाहिए प्लीज़ नज़रसानी करें, ताकि आने वाले वक्तों में आमना जैसे केसेस चल रहे हैं, ये रेशियो ख़त्म हो जाए, हमारे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंज़िर आम जारी है। इस वक्त मैं और मंज़िर आम की टीम मौजूद हैं गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में। आपने देखा, हमने घर वालों से भी मिलवाया, वो जगह भी दिखाई आपको जहां पर जो हमारी प्यारी बेटी आमना, उसकी जहां से लाश बरामद हुई, वो जगह भी दिखाई। अब लास्ट में हम लोग आ गए गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में। आइए जानते हैं, पुलिस का मौक़िफ़ भी लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंज़िर आम। आज का मंज़िर आम आप देख रहे हैं, और बहुत अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ जब इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ कि ऐसे लोगों को ना बीच रोड पे सूली पे लटकाया जाए, तब जाके जो है ना ये निज़ाम सुधरेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SDPO गुलबर्ग और SHO गुलबर्ग। सारा सेहरा इन लोगों को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत शॉर्ट पीरियड में उसको पकड़ा है, उस कातिल को पकड़ा है। उसका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, वो बेसिकली कातिल हमारी बच्ची आमना का। आइए मैं खुशामदीद करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि ये सानिया हुआ कराची में, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया और एक नेशनल इशू, और सबकी आंखें इस केस पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी आमना मेरी बेटी, आवाम की बेटी, आपकी बेटी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? यही है कि देखें, हम प्रोफेशनल हैं और हमें भी कोई केस की कोई इतला मिलती है तो उस केस को हम फौरी तौर पे परस्यू करते हैं, फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी केस हो। मगर जब इस तरह का केस जिसमें हमारे भी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इस तरह होते हैं कि देखिए फैसल है, SHO है, मैं हूँ, हमारी भी बेटी है, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये सरकार हमारे साथ भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें हम अपने प्रोफेशन को हटा के ना, प्रोफेशन तो हमारा है ही, हमने तो हिफाजत करनी है, तो हम काफिर की भी करते हैं, दूसरे फ़िक़े के लोगों की करते हैं, हिंदुओं की भी करते हैं, मगर सब कुछ अपनी जगह। मगर इसमें हमारा इमोशन शामिल हो जाता है, मगर बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। ये वाक़या इस तरह था, एक दर्दनाक वाक़या था। सुबह इतला मिली 7:30 और 8 के दरमियान के वैसा वाक़या हो गया, एक आम बच्ची गायब है और ये वो। तो फिर उसकी लाश की इतला मिली, और जब लाश वगैरह हमने देखी तो बड़ा एक दर्दनाक वाक़या था। और SHO और हम जो है उस वाक़े को देखने के बाद एक दिल बर्दाश्त भी हो गए और परेशान से लगने लगे कि यार ये सब क्या हो जाता है, हमारे लिए भी बर्डन हो जाता है। मगर चूंकि हमारे पास पहला काम ये था कि इसके कातिल हमने पकड़ना है, और हमारा कम से कम लोगों को और हमें थोड़ी बहुत तो तसल्ली होगी ना। भले लोग तो इस गुस्से से देख रहे हैं कि उसको मार दिया जाए या कोई, मगर चूंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हमारे हाथ बंधे हुए कानून के हाथों से, एक लिमिटेड है हमारी, हर चीज़ हम अकॉर्डिंगली करते हैं। बहरहाल हम लोगों ने भाग दौड़ की, और जब इतला मिली और फिर मौके पर गए, अस्पताल भागे। हमें ये हो रहा था कि यार इसके साथ रेप हुआ है, क्या हुआ है, वो मेडिकली डिक्लेयर होने की चीज़ें होती हैं, हमारे डाउट से इसको क्लियर नहीं कर सकते। बहरहाल हम अस्पताल पहुंचे, फिर SSP साहब ने टीम बनाई, एक मुझे एक तरफ भेजा, एक तरफ SHO को कहा कि आप SSP सेंट्रल जनाब ज़ीशान सिद्दीकी साहब ने, और मुझे कहा कि आप अस्पताल और वहाँ जाओ, और फिर फैसल कि फिर हम फैसल्स पे भाग दौड़ करेंगे। फिर हमने ऐसे अपने अफसरान से कहा भाई हमें फौरी तौर पे जो है ना वो चाहिए, लोकेटर वगैरह चाहिए, ताकि हम इसको कहीं भी इसको जाने न दें। हमें ये डाउट हो रहा था कि कश्मीर से बिलोंग लगता है, कहीं अपना गाँव चला गया, तो फिर हमारे लिए दूर तो नहीं है, मगर मज़ा नहीं आएगा, देर हो जाएगी। एक ऐसा केस है कि हर आदमी, हर आँख, हर शय ये चाह रहा है कि किसी तरह इसको पकड़ें,
और हम भी बड़े इमोशनल हो रहे थे कि किस तरह पकड़े। एसएचओ अपनी टीम लेकर कभी यहाँ गाड़ी लेकर जाए, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी सरजानी, कभी जहाँ जहाँ लोकेशन से उस आ रही थी, हम उसको लोकेटर्स की गाड़ी हमारे साथ अफसरान वाला ने हमें फ़ौरन मुहैया कर दी थी। और हम इस एसएसपी सेंट्रल और डीआई साहब वगैरह सब इसी लाइनअप हो गए थे और हमारी मदद कर रहे थे। हम इसको कभी इधर भेजते थे, कभी इधर भेजते थे, कभी इवन के सोराब बोर्ड पर तक ना के लगाया हमने। और उसके बाद अल्लाह ने हमें कामयाबी दी कि एक टैक्टिक्स जो कभी कभी इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया उसको? बस उसको हमने कहा था कि जाने नहीं देना। हमारे पास नंबर था उसका मोबाइल और उसकी लोकेशन आ रही थी हमारे पास मुसलसल, और हम उस पर ये सोच लिया था कि अगर अब ये निकल गया ना तो फिर हम नहीं पकड़ सकते। उसके बाद हमने इसको टेक्टफुली जो है मैनेज किया चीज़ों को, और उसको फ़ोन भी कराए, ये भी कराया कि एक हमें जो सपोर्ट थी वो थी उसका सेल नंबर हमारे पास था और वो ऑन था। तो और हम डर रहे थे कि बैटरी डाउन हो गई तो चार्ज कहाँ करेगा, क्रिमिनल आदमी है, सही माइंड बात है, उसका बिल्कुल बिल्कुल सही अपसेट है। हुआ होगा। बहरहाल वो किसी तरह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और एसएचओ साहब ने हिकमत अमली के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया और लोगों से बचा लिया कि कहीं उसको कोई मार नहीं, क्योंकि वो वारसैन भी गुस्से में थे, वो भी इसके पीछे लगे हुए थे। मगर उनके पास कोई जाहिर है कोई इस तरह की टेक्निक तो नहीं है। हमारे पास तो फोर्स के नाते हमारे पास गाड़ियाँ थी और उसके ट्रैकर वगैरह में ट्रैकिंग सिस्टम में जाते, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। बहरहाल यहाँ पे मैं एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि एसएचओ जो फैसल साहब हैं, जो गुलबर्ग के एसएचओ हैं, और मेरी नज़र में और आपकी नज़र में यकीनन इस टाइम वो हीरो हैं। और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने जिस तरह इकदाम किया, जिस तरह उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया और सलाखों के पीछे तो लेकर आए, लेकिन अब अदालत का काम है वो आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स करती है। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर ने आपको ब्रीफ किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमें 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया इस पूरी एक्टिविटी को। सर ने हॉस्पिटल के अंदर तमाम मेडिकल रेलिवेंट चीज़ों को, मीडिया को, तमाम चीज़ों को फेस किया। मेरा काम था क्राइम सीन पे जाके, क्योंकि उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था, बशमूल हमें भी नहीं पता था ये हुआ कैसे। मर्डर के साथ कुछ और भी हुआ है, सिर्फ मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है और किसने किया, ये तमाम वो क्वेश्चंस थे जो कि अनआंसर्ड थे। क्राइम सीन पे जाके वैसे सर ने बताया, बीइंग प्रोफेशनल हम लोग ट्रेंड हैं और हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि क्राइम सीन पे जाके हमने वक्त गुजारना होता है। तो क्राइम सीन खुद अपने मुंह से बोलता है कि हुआ क्या है मेरे इस कमरे में या मुझे। हमने जो है ना वो बड़ी माइन्यूट से एविडेंसेस उठाए। अभी मैं ऑन कैमरा आपको अभी मेरा ख्याल है वो वर्ड ना यूज करूं, हमने एक ऐसा एविडेंस उठाया जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर नहीं मिलता। उस एक क्लू के साथ जब हम गए तो आफ्टर 2 और 3 आवर्स इस इंसिडेंट को हुए हमारे पास मुलजिम का नाम था। अब वो नाम सर को पता था, मुझे पता था, हमारी कमांड को पता था, लेकिन हमारे पास उसकी भी 100% श्योरिटी वो नहीं थी कि यही है। ऑल्दो हम इसके ऊपर आ गए थे। हमने पूरे एरिया के सीसीटीवी लिया, स्लम एरिया है, कच्ची आबादी है। लकीली एक ऐसा एंगल मिला कि जिससे हमें हमारे डाउट को तकवीत वहां से मिलती। फिर जैसे सर ने कहा कि जो टेलीफोन नंबर मिला, बड़ी मुश्किल से टेलीफोन नंबर मिला, क्योंकि वो जो मुलजिम है ये मुलजिम रहता है छेड़े के तौर पर। इस मुलजिम की कोई फैमिली नहीं है, एक बीवी बताया, छोटी सी डिवोर्स है, दूसरा अगरचे इस मुलजिम की बाकी फैमिली भाई भतीजे भाभी वगैरह रहते हैं, बट वो कता ताल्लुक है इसके किसी वजह से इसके साथ, तो वो हैं भी और नहीं भी है। जैसे सर ने कहा कि हमने इसको दोनों पार्ट पर चलाया, हमने टेक्निकल साइड पे भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस साइड के ऊपर भी इसको चलाया। द वर्ड सर ने आखिर में यूज किया, हमने टैक्टफुली इसको किया, वो टैक्टफुली रिफ्लेक्ट करा था हमारा ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस को। हमने आधे शहर में इसके लिए रेड्स किए, हम इसके पीछे पीछे सब जा गए। अल्टीमेटली आखिर में आप द फाइनल अथॉरिटी अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की और हमें इस कामयाबी नसीब हुई और उसको लेकर आया। फिर इसने सारी चीज़ों को अपने मुझसे कन्फेस किया। देन वो जो विक्टिम की फैमिली है उसको तो उसके बाद अंदाजा हुआ कि अरे यही था आदमी भाई। ऑल्दो दे वर हैविंग डाउट ऑन इट जब उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनको भी नहीं था कि यार बहुत अरसे से साथ रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, वो ये सोच रहे थे। लेटर ऑन उन लोगों को उनका जो शक था वो भी यकीन के अंदर बदला और अब उनके सबके जज्बात हैं वो सब। अच्छा, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई, तो उसमें अटेम्प्ट है? जी हाँ, अटेम्प्ट है उसके अंदर। अच्छा, अभी आ गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन वो लैब्स जो है ना वो अभी नहीं आए। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप इस मुलजिम से मिले तो आपने पूछा इससे कि तुमने ऐसा क्यों ये फेल किया? क्या जवाब था उसका?
यार सबके पास एक ही जवाब होता है और वो बड़ा अजीब सा है, वो शैतान आ गया था, गलती हो गई। शैतान आ गया था, अजीब सा मतलब होता है, शैतान आ गया था उसके ऊपर बगौल उसके। क्या कहना चाहेंगे जाते आते कराची की आवाम को, और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि गहरी नजर रखें बच्चों पे। बिल्कुल आप सही कहते हैं जी। एज फार एज दिस इंसिडेंट इज कंसर्न, अभी वो जो विक्टिम की फैमिली है वो जिस ट्रॉमा में है उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं उनसे मिलकर आया, बहुत ट्रॉमा में। केस को पर्सनल लिया, जैसे हम हर केस को पर्सनल लेते हैं, इसको इतना पर्सनल लिया, आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पुलिस स्टेशन में उस इंसिडेंट के दिन पे एक संतरी भी नहीं था गार्ड, वो भी ये चाह रहा था मैं किसी तरह इस आदमी को पकड़ लूं। जज्बात को छोड़कर जज्बा जो था ना वो प्रीडोमिनेंट था। जज्बात, प्रोफेशनलिज्म में जज्बात कुछ नहीं, वो जज्बा ऐसा प्रीडोमिनेंट था। आपके साथ बैठे हुए सर को चिकनगुनिया था उस दिन। सर किस तरह से वहां पे वो कर रहे थे, लंगड़ा हमारी कमांड, हमारा एसएसपी जो है ना वो दफ्तर में नहीं आके बैठ रहा था, हमारा संतरी नहीं था। अल्लाह ने सबकी नियतों को देख के नियतों का फल दिया। और पेरेंट्स को चाहिए अब इस मामले में जो विक्टिम की फैमिली है, सर एक जुमला सिर्फ ऐड कर, इतना छोटे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी जो नजर चूकी और वो बच्ची बाहर चली गई और फिर ये सारी चीजें हुई, तो यही रिक्वेस्ट है और यही है कि हमारे अपने बच्चे हैं। आमना बासित भाई की बच्ची नहीं थी ना, आमना सिर्फ वली भाई की बच्ची नहीं थी ना, वो हमारी बेटी, हमारी सबकी बात है। अच्छा, आखिर में मैं ये कंक्लूड करूंगा कि देखिए पहले ज़माने में भी ये सब चीज़ें होती थी, अब रुझान ज़्यादा बढ़ गया। हमें बच्ची और बच्चा दोनों की हिफाजत करनी है। यानी 7-8 साल का बच्चा है, वो उसको मसला ये होता है कि ना सिर्फ उसके साथ एक बुरा फेल किया जाता है बल्कि उसको मार दिया जाता है सबूत मिटाने के लिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि बहुत ख्याल करें बच्चों का। ये फूल जैसे बच्चे हैं, इनको घर से निकलने ना दें। इसलिए नहीं कि घर जाएंगे, एक पहले जमाने में खौफ होता था कोई अगवा कर लेगा। भाई अगवा से बुरा ये होता है कि अगवा करने वाला किसी बेचने के लिए, करने के लिए, ये तो इसके साथ ऐसा अमल करके मार देते हैं ये दरिंदे से। वो रक्शे वाला, उसको एक बच्ची मिली, तो वही अगर वो बच्ची किसी के साथ जा रही होती तो उसकी जरूरत नहीं थी कि वो टच कर सकता। चाहे वो एक मामूली सा लागर सा आदमी भी साथ है, उसका बच्चा भी जा रहा है, उसका भाई भी। तो बड़ी बच्चों की हिफाजत करनी है, खास तौर पर हर आदमी। कोई देखें, चाहे ड्राइवर हो, चाहे नौकर हो घर का, चाहे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, हर को गुस्से से देखना है। और बच्चे को जैसे देखें आप, हमारे स्कूलों में पिछले दिनों बच्चों को मोटिवेट किया गया कि भाई अगर कोई आपसे टच करता है और गलत उसकी सेंस है तो आपने उसको रेजिस्ट करना है। व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, बच्चों को बताना चाहिए। बताएंगे, स्कूल में बता रहे हैं मेरे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये ज़ैनब केस के बाद बच्चों को बताया गया है काफी स्कूल्स में, उसके बाद नहीं ये है सब बताना चाहिए हमें। किस बच्चे को कहते हैं कि भाई आपसे एक आदमी बैड टच कर रहा है, आप समझें। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको आपने सख्ती से करना है। अगर आपने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो घबराएगा। इससे पहले कि वो आपको बहला फुसला के ले जाए और उसके बाद कोई ऐसा हरकत करे और उसके बाद खौफ में मार देते हैं, यानी एक जान का खतरा। इससे बच्चा जाने का मसला नहीं है। तो बच्चों की बड़ी हिफाजत करनी चाहिए वालिदैन को चाहिए, और उनको बिल्कुल किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ना किसी ड्राइवर पे, ना किसी नौकर पे, ना किसी पे भी। भाई शैतान का क्या कर सकते हैं आप, शैतान तो बच्चों को पहचान। जब मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए ना, मैं भी कई सालों से काम कर रहा हूँ, निकटता पड़ोसी है। देखिए हमें ऐसा होता है कि हम लोग एक्सेस देते हैं ना, घर में पड़ोसी चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, बच्चों की बॉन्डिंग हो जाती है, उसको इंटेक्ट हो जाता है ना किसी तरह से। राह चलता आदमी तो आपसे ऐसा नहीं फिर जब आपका जहन बन जाता है, और उस जहन बनने में आदमी को फिर शैतान आ जाता है। और वो भाई मैं हूँ, अब बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं हर आदमी को अपने बच्चे की निगाह से देख रहा हूँ। अगर आपका जनाब वो ना कोई बच्चा है, ना आप क्या कहते हैं फैमिली है, तो आपकी सोच में एक शैतानियत आ जाएगी और वो मौका मिलने पे अवेल कर लेते हैं। वो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एसडीपीओ गुलबर्ग और एसएचओ गुलबर्ग का। बात वही है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ कि बच्चों को स्कूल्स में ट्रेनिंग क्या घर में भी देनी चाहिए। व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। अगर स्पेशल पार्ट्स को आपके कोई छेड़े तो उसकी भी तालीम और तरबियत देनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करे तो आपने क्या करना है। और आजकल के बच्चे हमारे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, 21वीं सेंचुरी के बच्चे हैं ये। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़रूरी कहना, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और पुलिस चीफ कराची जावेद आलम उडो साहब,
सलाम पेश करता हूं आप समेत तमाम पुलिस को कि आप लोगों ने बर वक्त कार्रवाई की और खुशी इस बात की है कि आप जो दोनों कमांड लीडर हैं, आप लोगों ने खुद मॉनिटर करते हुए इस केस को लुक आफ्टर किया, अपनी बेटी समझते हुए आपने इस केस को लुक आफ्टर किया और इन लोगों ने भी अपनी बेटी समझते हुए लुक आफ्टर किया। और मुझे खुद हैरानगी, इतने सालों से काम कर रहा हूं कि इतनी जल्दी उसको पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसको भागने नहीं दिया शहर से। बस मैं ये सोच रहा था अभी जब इनसे इंटरव्यू कर रहा था, जब बाप वापस आएगा उम्रा करके, तो जो लोग हैं वो मुबारकबाद देने आएंगे या फिर ताज़ियत करने आएंगे आमना बेटी की, ये एक सवालिया निशान है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में सख्त एक्ट तो है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब सबकी नजरें अदलिया पर हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पाकिस्तान की आवाम कहती है और कहना चाहती है, सर प्लीज अल्लाह के बाद आपके वो मनसब है, आप उसको कैफरे गिरदार तक पहुंचाएंगे और सूली पर उसको बीच चौराहे पे लटकाया जाए। ज़ैनब के बाद, मैं बार बार ये बात कोट कर रहा हूं, हम सोच रहे थे कि शायद मामला थम से जाएंगे, लेकिन ज़ैनब के बाद मामला नहीं थमे, वो चलते हुए अभी तक आ रहे हैं। शायद इमरान को, जो उसका कातिल था ज़ैनब का, उसको सरेआम फांसी दी जाती ना, तो शायद आज आमना का प्रोग्राम मैं ना कर रहा होता। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंदिर